आ जाए। मिस्टर जरदारी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब इकट्ठे जाएंगे। हमेशा फर्ज की पुकार पर लब्बैक कहा है। बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, सियासतदान वादे वईद कर रहे हैं। लगता है भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। नया इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, नई उबूरी हुकूमत कैसे बनेगी, कब बनेगी, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बेगम नसीम वली खान वापस आ गई हैं। ANP के लिए अच्छी खबर है या बुरी, इसका जायजा लेंगे। वजीर आजम के साबिक मीडिया एडवाइजर खुर्रम रसूल आज हथकड़ी पहने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इससे पहले खुर्रम रसूल को क्यों न गिरफ्तार किया जा सका। गुज़िश्ता शब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में रॉकेट हमला हुआ है। 3 रॉकेट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से जा टकराए। ये एक संगीन वाकया है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आसार और शवाहिद बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को यकीन हो चला है कि अब इंतखाबात करीब हैं, इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए और इसके लिए जमातें जल्दी में नजर आती हैं और बड़े बड़े जलसों का इनाकात शुरू हो चुका है। भरपूर तरीके से इंतखाबी तैयारियां नजर आती हैं, वादे वईद भी नजर आ रहे हैं, बयानात भी नजर आ रहे हैं और मैनिफेस्टो की बाहरी शक्ल भी अब सामने आती चली जा रही है। पिछले चंद दिन के वाकयात नजर दिखाते हैं कि सियासी जमातें भरपूर तौर पे मैदान में निकल आई हैं। इंतखाबात जल्द हो सकते हैं, इसी साल हो सकते हैं। इसका इंदिया बारहा हुकूमती शख्सियात की जानिब से आला तरीन सतह से सामने आया है और आज एक बार फिर ये इंदिया सामने आया। इंतखाबात जल्द हो सकते हैं, इसी साल हो सकते हैं। काबीना के जिम्मेदार वजीर सैयद नवीद कमर ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हुकूमत वक्त को ये सब अब्दीद हासिल है कि वो किसी वक्त भी इलेक्शन करा सकती है बाय डिज़ोल्विंग द हाउस। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। तो उस लिहाज से तो इलेक्शन का साल तो है, कोई भी एक पॉइंट होगा जिस पे इलेक्शन हो सकते हैं। यानी अगर आप तमाम पार्टीज अगर तमाम पार्टीज एग्री करते हैं, लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा, तो ज़रूर हो सकते हैं। इस साल तो इलेक्शन हो सकते हैं, ये इलेक्शन का साल है। वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर ये कह रहे थे और तमाम सियासी जमातों को अंदाज़ा हो चुका है कि अब इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का वक्त है। अपने प्रोग्राम को लेके आगे आएँ और इस हवाले से अपनी जो भी कारकर्दगी है या आइंदा के वादे हैं उसे अवाम के सामने पेश कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है और उसके इत्तेहादियों पर जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के वोटर्स को ये साबित करेंगे कि पिछले 4 साल के दौरान उनकी किस्मतें बदली, उनकी हालतें बदली और आइंदा 4 सालों में उनमें मज़ीद बेहतरी होगी। पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के लिए मुश्किल काम होगा वोटर्स को इस बात पर कायल करना कि उनकी जमात की और पिछली 4 साल हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी थी जिस पर वोटर्स खुश होकर उन्हें वोट दें। लेकिन भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं इस सिलसिले में हुकूमती इत्तेहाद ने भी और हुकूमत में शामिल जमातों ने भी, और इसी वजह से अब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में तैयारियां करती नज़र आ रही है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस इंतखाबी तहरीक में भी एक बार फिर इसकी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जनाब सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे, जो कि इस वक्त इतलात के मुताबिक इंतखाबी हिकमत अमली तरतीब देने में मसरूफ़ हैं। हालात जैसे कि वाज़ेह तौर पर दिखा रहे हैं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वक्त आ गया है कि प्रोग्राम्स को सामने लाया जाए और उसका एक और इशारा आज मिला जब सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध से मुंसलिका तकरीबन 3000 लोगों को छोटे कर्जे देने का एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। प्रॉमिसिंग प्रोग्राम लगता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज इसके लिए एक तकरीर से भी खिताब किया और वाज़ेह तौर पे लगा कि हुकूमत की पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी और अपनी कारकर्दगी को किस तरह से पेश किया जाएगा, इसका बरबिला इजहार हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ये छोटे कर्जे देने की स्कीम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर एक इंतहाई गैर जज्बाती मरबूत तकरीर की। हर 4 लाख का आदमी या 3 लाख का आदमी, 2 लाख का आदमी जो है वो जाके अपना बिजनेस शुरू करेगा।
छोटा आदमी कभी पैसे नहीं खाता। ये बड़े बड़े जो सेठ हैं इनको बड़े नुकसान हो जाते हैं। इनके बड़े नुकसान जो हैं वो एक कंपनी को हो जाते हैं, जो दूसरी कंपनी होती है उसको जो फ़ायदा होता है वो पहली कंपनी को, मदर कंपनी को नहीं पता होता कि जी दूसरी कंपनी को नुकसान हो गया है। तो ये छोटे आदमी पे आप एतबार करें। और मैं फरजाना राजा ने मुझे खुद बताया कि ऐसे लोग हैं जो इनके प्रोग्राम में हैं जिनने पैसे 3 लाख रुपए लिए हुए, अब वो इनसे अप्रोच करना चाह रहे हैं कि हम पैसे वापस करना चाहते हैं। छोटे लोगों को कर्जे दिए जाएं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बताएगी कि किस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड के ज़रिए पाकिस्तान के गरीबों को जो पैसे फराहम किए गए, किस तरह से गरीबों की मदद करने की कोशिश की गई। अंदाज़ा ये होता है कि पीपल्स पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली में उसका फोकस होगा पाकिस्तान के देही अवाम, पाकिस्तान के देही इलाके, और पीपल्स पार्टी की ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन का फोकस यही लोग और यही इलाके होंगे। और इसका इशारा आज सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौसर प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए भी दिया। लेकिन सियासी मैदान में दूसरी सियासी जमातें भी उतर आई हैं और जल्दी अपने प्रोग्राम्स को सामने ला रही हैं, बड़े जलसे कर रही हैं और अपनी इलेक्शन मशीनरी को ऑयल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मुतहर्रिक करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में आज एक फ़कीदुल मिसाल बहुत बड़ा जलसा किया है जमीयत उलमा इस्लाम ने। शायद कराची में जमीयत उलमा इस्लाम का अपनी तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा है। कराची शहर में होने वाले हालिया सालों का भी ये सबसे बड़ा जलसा था। मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने इसमें खिताब किया और जैसा कि वाज़ेह तौर पर लगता है कि मजहबी जमातें मज़हब के हवाले से अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे लेकर चलेंगी। और यही वजह है कि आज इस जलसे का नाम इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और इसके लिए जो जमीयत उलमा इस्लाम के सपोर्टर्स थे उन्होंने पूरे कराची के अलावा अंदरून सिंध से और कराची से मुंसलिका बलूचिस्तान के इलाकों से ख़ास तौर पे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस बहुत बड़े जलसा-ए-आम को जो बाज़ार क़ाइद के अक़ब में हुआ, लाखों लोगों ने अंदाजे के मुताबिक शिरकत की है और बहुत बड़ा जलसा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा जलसा मौलाना फजलुर रहमान ने आज इससे खिताब किया है। और इसमें वाज़ेह तौर पे लगा कि जमीयत उलमा इस्लाम की कोशिश होगी कि आइंदा इंतखाबात में इस्लाम के हवाले से लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, मज़हब के नाम पे लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के प्रोग्राम का ऐलान किया जाए। आज मौलाना फजलुर रहमान ने इस इंतहाई मौसर जलसे से खिताब करते हुए कहा, आज कौम को फिर से इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद गुलामी के दौर को दवाम देना नहीं था, बल्कि गुलामी का तौक अपनी गर्दन से फेंक कर हमें हकीकी आज़ादी की तरफ जाना था। आज इस नाजुक मौके पर जमीयत उलमा का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा इस बात का ऐलान करता है कि आज़ादी के लिए और इस्तेमार के तसल्लुत से आज़ादी और निजात के लिए शेखुल हिंद की तहरीक भी जिंदा है और उस तहरीक से वाबस्ता एक एक कारकुन आज भी आज़ादी के अजीम मकसद के लिए मैदान अमल में है। ये होगा अंदाज और गुफ्तगू जो कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें जो इस इंतखाबी मैदान में और इस इंतखाबी तहरीक में लगता है उतर गई हैं, किस चीज़ को वो लेके आगे बढ़ेंगी उसका आपने अंदाज़ा देखा। इस वक्त दूसरी सियासी जमातें भी भरपूर कोशिश कर रही हैं अपनी नशिस्तों को बढ़ाने के लिए। कराची में जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम ने ये बहुत बड़ा जलसा किया, कराची की मकबूल जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज बड़े जलसे का एहतमाम किया, उसके लिए सक्खर को चुना। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन की लगता है कोशिश ये है कि कराची और हैदराबाद में जो उसके पास सीट्स हैं उससे बढ़कर भी अपने लिए स्पेस क्रिएट किए जाए और इसके लिए सक्खर का रुख किया गया है और इस बात की तहरीक का आगाज़ किया गया है कि इस कराची और सिंध के अलावा भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दूसरे इलाकों से आइंदा इंतखाबात में नशिस्त मिल सके। इसीलिए आज जो जारी और इब्तदाई इंतखाबी तहरीक है उसमें लगा कि आज इस प्रोग्राम को लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहुँच गई है सक्खर, जहाँ पर एक बड़े जलसे का इनेकाद किया आज MQM ने और जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी रिवायती और पुरजोश तकरीर की। नयार नाम नयार कौम परस्तों को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ, लड़ाओ और हुकूमत करो, लड़ाओ और
सियासत बाजी करो। आप तुम्हारी ये सियासत बाजी लड़ाने की खत्म हो चुकी है आज। और आज देख लो, यहाँ सिंधी बोलने वाले सिंधी, उर्दू बोलने वाले सिंधी भाइयों की तरह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुस्तैद होकर एक पंडाल में जमा है। गैर एलानिया इंतखाबी तहरीक इंतखाबी कैंपेन इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। 3 इज्तिमात आज जो हुए, कराची में सदर आसिफ अली जरदारी का छोटे कर्जे देने का ऐलान, उसकी स्कीम का ऐलान, वहाँ पे तकरीर, जमीयत उलमा इस्लाम का कराची में एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम, MQM का सखर में जलसा-ए-आम, और इसी इब्तदाई गैर एलानिया इंतखाबी तहरीक का हिस्सा लगता था कल पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी का एक और बड़ा जलसा-ए-आम, जिससे अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब असफद यार बली ने तकरीर करी, और उस जलसा-ए-आम में भी बहुत बड़ी तादाद में अवामी नेशनल पार्टी के सपोर्टर्स ने शिरकत की और आइंदा इंतखाब के हवाले से अपने कायदीन की राय सुनी और राह का तयन किया। ANP मैं तो हर जगह कहता हूँ एक तसलसल है, लेकिन तसलसल पे जब नजर दौड़ाई जाए तो एक मुस्तकिल स्टैंड पार्टी का रहा है कि हमने कभी भी किसी गैर जमहूरी और गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं की। मैं आज भी ये वाजे कर दूं, कोई ये तवक्को हमसे ना रखे कि हम किसी गैर आईनी या गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत करेंगे। एक और चीज़, बहुत अहम चीज़ जो नोट करने की है, आप ये जो इब्तदाई गैर एलानिया इंतखाबी तहरीक बिल्कुल खुलेआम साफ लगता है कि ये एक इंतखाबी तहरीक है। इसका आगाज़ आप देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें शरीक इस वक्त तक जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो हुकूमती इत्तेहादी हैं। जनाब मौलाना फजलुर रहमान भी एक तवील अरसे तक हुकूमत के इत्तेहादी रहे हैं। वो जो लोग हुकूमत के करीब हैं या हुकूमत का हिस्सा हैं, उनकी गैर एलानिया इंतखाबी तहरीक शुरू हो चुकी है। शायद दूसरी सियासी क़ुव्वतें भी इस चीज़ से आगाह हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं, इसके लिए तैयारियाँ करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मुसलसल इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, गो कि उनकी जमात ये कहती है कि उनके लिए बेहतर ये होगा कि इंतखाबात सितंबर अक्टूबर में हो। ये वही महीने है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इशारे सामने आए हैं कि इंतखाबात सितंबर अक्टूबर में होंगे। इमरान खान भी गैर एलानिया इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और अब से चंद रोज़ कबल इतवार के रोज़ उन्होंने पंजाब के छोटे ज़िले भलवाल में एक बहुत बड़ा जलसा किया, जिससे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान किस पोजीशन से पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी क़ुव्वत में किस हद तक इजाफा हो रहा है। अब आप और आसिफ जरदारी सुनामी का मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहता हूं, अगले इलेक्शन में दोनों विकेटें एक ही गेंद पे गिरेंगी। बड़े बड़े जलसे शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल साफ लगता है कि सियासी जमातें मैदान में उतर आई हैं। इंतखाबात की तैयारियां हैं। हुकूमती हलकों की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि इंतखाबात का ये साल है, अंदाज़े लगा लिए गए हैं और अंदाज़ा यही है कि सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं इसी साल। इंतखाबात होंगे तो कांटे का मुकाबला होगा। कांटे का मुकाबला कहाँ कहाँ होगा, नए एलिमेंट्स कहाँ कहाँ सामने आएंगे, इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं JNU से वाबस्ता मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार और इलेक्शन उमूर के एक्सपर्ट जनाब इफ्तिखार अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। क्या अंदाज़ा लग रहा है आइंदा इंतखाबात में, गुज़िश्ता इंतखाबात के नताइज को सामने रखते हुए, कहाँ कांटे का मुकाबला होगा? वो कौन सी जगहें हैं, वो कौन से हल्के हैं जहाँ पर हम ज़बरदस्त जंग देखेंगे, इंतखाबी जंग देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, इनमें कोई 30 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी इलेक्शन के हवाले से। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें फ्रंटियर में, तो पेशावर की सीट इंटरेस्टिंग होगी, मौलाना फजल रहमान की सीट इंटरेस्टिंग होगी, फिर 4 सदे की सीट इंटरेस्टिंग होगी। और जब हम पंजाब में आते हैं तो पंजाब में लाहौर की 2-3 सीटें ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। मुल्तान में 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग होंगी। फिर रावलपिंडी में देखना है कि क्या शेख रशीद किसके मुकाबले में लड़ते हैं और शेख रशीद के मुकाबले में किसको उतारा जा सकता है। आपके सिंध के अंदर जो शक्कर है, हैदराबाद है, वहाँ पे ये देखना होगा क्या जो मौजूदा लोग हैं वो अपने आप को रख पाएंगे या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कराची में मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज आएगी या कोई वहाँ के हलकों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर इमरान खान ने अपने दबाव को बढ़ाया कराची में
تو یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی میں جو موجودہ سیٹیں ہیں اور جتنے ووٹ لیتے ہیں وہ شاید وہ اتنے ووٹوں سے وہاں پہ وہ سیٹیں نہ لے سکیں. بلوچستان میں کوئی ایسی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت کانٹے دار مقابلہ ہو. وہاں پہ زیادہ تر وہی بلوچ اور پختونوں کے درمیان جو تقسیم ہے اور اسی طریقے سے وہ الیکشن ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ ہے میرے خیال میں اوور آل سچویشن. پنجاب ہوگا ایک بیٹل فیلڈ جہاں پہ بہت ساری نشستیں ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں مقابلہ بہت قریبی ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران کی کوشش ہوگی کہ وہ جو جی ٹی روڈ کے پورے شہر ہیں ان پہ اپنا دباؤ بڑھائے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ. تو اس کو سامنے رکھ کے ساری فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس وقت جب کمپین شروع ہوتی ہے تو عمران کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. کیا اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسے بھی تو علاقے ہوں گے پاکستان میں روایتی سیاست اور روایتی جو نتائج ہوتے ہیں کہ جس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, چاہے تحریک انصاف آ گئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی 4 سال کی کارکردگی جو سی بھی ہو, لیکن نتائج پہ اثر انداز نہیں ہوگا. تبدیلی کی گنجائش ان تمام نشستوں پہ کم ہوتی ہے جو ہمارے جاگیردارانہ نشستیں ہیں. وہاں پہ جو لوگ جیتتے ہیں وہ اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگاتے ہیں. تو جو دیہاتی علاقوں کی نشستیں ہیں وہاں پہ بہت کم تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو اس کا سٹنگ ایم این اے ہے وہ اپنی لائلٹیز چینج کر لے اور وہ اپنی پارٹی بدل لے. تو اس کی اپنی لائلٹی بدلنے کی وجہ سے اور اپنی پارٹی بدلنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ آج وہ جس پارٹی سے ہے کل وہ دوسری پارٹی سے منتخب ہو جائے. یہ وہ نشستیں ہوں گی جو زیادہ تر جاگیردارانہ علاقوں میں ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ہمارے پنجاب کا جو سرائکی ایریا ہے, ہمارا جو علاقہ ہے میاں والی کا, جھنگ کا, یہ کافی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کافی مشکل ہوگا نئے لوگوں کے لیے آ کے اپنی. بہت بہت شکریہ. اس قسم کے اندازے ہم مسلسل لگاتے رہیں گے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے یا بعض سیاسی جماعتوں کے نزدیک الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے انتخابات کے لیے. پاکستان کے لیے یہ انتخابات کا سال ہے, تبدیلی کا سال ہے, ملک میں اسٹیبلٹی کا سال ہے. اندازہ یہ لگ رہا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. اگر انتخابات ہوں گے تو اس سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, عبوری حکومت قائم ہوگی, آزاد انڈیپینڈنٹ ایسی عبوری حکومت جس سے سب کی حمایت حاصل ہو. اور اس کے علاوہ اب وقت آ گیا ہے, موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی میعاد بھی ختم ہو رہی ہے مارچ میں, نیا چیف الیکشن کمشنر بھی آنا ہے. یہ سارے مراحل کیسے عبور ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. انتخابات کی تیاریاں اگر شروع ہو گئی ہیں, سیاسی جماعتیں میدان میں اتر آئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے لیے جو دوسری چیزیں کرنی ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوں گی. انتخابات اگر اس سال ہوتے ہیں جیسا کہ واضح اشارے سامنے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اور اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو انتخابات 90 دن کے اندر کرانے ہوتے ہیں. اگر اسمبلیاں پوری مدت پوری کرتے ہیں تو 60 دن کے اندر انتخابات کرانے ہوتے ہیں. لیکن اس سے آگے چل کے عبوری حکومت بھی تشکیل دینی ہوگی, اور پاکستان میں اس وقت یہ ایک اہم چیز بھی سامنے ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ حامد مرزا اپنی مدت پوری کر رہے ہیں. ان کی ملازمت مارچ کے وسط میں ان کی مدت ختم ہوگی. اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا بھی تعیناتی ہونی ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آئین و قانون کیا راستہ دکھاتا ہے. ہمیں جوائن کریں گے از قانون دان سابق وزیر قانون سینیٹر ایس ایم ظفر. ظفر صاحب فرمائیے گا کہ, اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ اگر انتخابات ہونے ہیں اور اسی سال ہونے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس سال انتخابات ہوں گے, اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہوں گے. لیکن کس قسم کی انتظامیہ ہوگی, کیسے تشکیل دی جائے گی, عبوری حکومت کس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. تشکیل دینے آئین کا تقاضا ہے, اور یہ عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی صدر صاحب کی منشا سے. چیف منسٹر پرائم منسٹر صدر صاحب مقرر فرمائیں گے, اور اس کے لیے اس معلوم کرنے کے لیے کہ کنہیں بنانا چاہیے وہ کنسلٹ کریں گے پرائم منسٹر, یعنی جو ریزولوشن سے پہلے پرائم منسٹر تھے, اور اپوزیشن لیڈر کو. ان دونوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی کو عبوری حکومت کے وزیر اعظم مقرر کر دیں گے. پھر وزیر اعظم کی ثوابدید ہے, اور وہ اپنی ایڈوائز اور مشورہ دیں گے, اور ان مشورے کے مطابق کابینہ کے ممبران صدر صاحب مقرر فرما دیں گے. یہی صورتحال صوبوں میں ہے کہ اگر صوبہ
کی اسمبلی تحلیل ہو جائے یا ڈیزالو ہو جائے تو وہاں گورنر کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں اور یہی صورتحال وہاں بھی رکھی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے عبوری حکومت جب قائم کی جائے گی، وہ عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے صدر کو مشورہ کرنا ہوگا لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر سے، لیڈر آف دی ہاؤس سو ٹو سے۔ ان دونوں کے مشورے کے بعد وہ ان کی تعیناتی کریں گے اور جو بھی وزیر اعظم عبوری وزیر اعظم ہوگا وہ پھر اپنی کابینہ کا مشورہ دیں گے صدر صاحب کو اور وہ وزراء پھر متعین کیے جائیں گے۔ یہ صورتحال جیسے میں نے بتایا مرکز میں بھی ہوگی اور صوبے میں بھی ہوگی۔ اچھا ظفر صاحب، اب چیف الیکشن کمشنر کی بھی مدت پوری ہونی ہے اور نیا چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب ہونا ہے۔ 18ویں ترمیم نے اس کے لیے ایک طریقہ کار تجویز کیا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کا تعلق ہے، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ پرائم منسٹر 3 نام آپس میں مل کے یہ کنسلٹ کریں گے اور کنسلٹیشن کے بعد 3 نام یہ آپس میں متعین کریں گے۔ یہ 3 نام ہمارے خیال کے مطابق ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا جائے۔ یہ تینوں نام پھر بھیج دیے جائیں گے پارلیمنٹری کمیشن کے پاس، اور پارلیمنٹری کمیشن جو ہے وہ 12 لوگوں پر مشتمل ہوگی، جس میں کہ پارٹیاں جو اسمبلی میں موجود ہیں اس کی پارٹیوں کو اپنے تناسب کے حساب سے اس میں جگہ دی جائے گی، اور اس کمیٹی میں 1/3 سینٹ سے ہوں گے۔ یہ کمیٹی پھر اس کی سفارش کرے گی اور جس کی وہ سفارش مان لی جائے گی اسے چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا جائے گا۔ آئین نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ ایسا ہو کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان کنسنسس اور اتفاق رائے نہ بنے کہ 3 نام کون سے ہوں، تو پھر اس صورت میں 3 نام وزیر اعظم بھیج دیں گے، لیڈر آف دا ہاؤس بھیج دیں گے اور 3 نام لیڈر آف دی اپوزیشن بھیج دیں گے، اور ان 6 میں سے پھر کمیٹی منتخب کرے گی، جس کا نام ہوگا اسے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آئندہ چند ہفتوں میں ہم دیکھیں گے ان مراحل کو، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب ہوگا آئندہ چند ہفتوں میں مارچ کے وسط میں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کب اسمبلیز تحلیل ہوتی ہیں اور پھر عبوری حکومت قائم ہوگی۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ جب تبدیلی آئے گی سیاست کے میدان میں، الیکشن کے ماحول میں گرمی آئے گی، شخصیات نئی جماعتوں میں آئیں گی، کچھ جماعتوں میں سے شخصیات نکل جائیں گی، کچھ نئی شخصیات سامنے آئیں گی، اس کی بھی ابتدا ہو گئی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی ممتاز سابق سینئر رہنما بیگم نسیم ولی خان عبد الولی خان کی اہلیہ دوبارہ سیاست میں واپس آئی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست میں وہ دوبارہ فعال ہونا چاہتی ہیں۔ ان کی نام بہت اہم ہے، ان کی شخصیت بہت اہم ہے، لیکن آج کے دور میں کیا ریلیونٹ ہوگی، اس کا جائزہ لیں گے کمرشل بریک کے بعد۔